2 दिसंबर 2025 और उस दिन अगर किसी ने भी भारतीय शेयर बाजार पर नजर डाली होगी तो स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग दिखा होगा। निवेशकों के करोड़ों रुपए समझिए एक ही झटके में स्वाहा हो गए। सवाल यह है कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सेंसेक्स में 504 अंकों की भारी गिरावट। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दिन बाजार में फैले डर और बिकवाली का आईना है। निफ्टी भी कोई पीछे नहीं था, वो भी 144 अंक नीचे जाकर ही बंद हुआ। तो सवाल वही है, अचानक ऐसा क्या हो गया? कौन सी ताकतें थीं जो एक साथ आईं और बाजार को इस तरह नीचे खींच लाईं? आइए एक एक करके इन वजहों की तह तक चलते हैं। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। हमने जब इस गिरावट की वजहों को खंगाला तो 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए जिन्होंने मिलकर बाजार पर यह पूरा दबाव बनाया था। ये हैं वो 4 मुख्य वजहें। पहला, दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेत। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए का ऐतिहासिक रूप से टूटना। तीसरा, विदेशी निवेशकों का धड़ाधड़ पैसा निकालना। और चौथा, जो शायद सबसे अहम था, बैंकिंग इंडेक्स के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव। चलिए एक एक को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बाहरी दबाव से। देखिए, आज की दुनिया में सारे बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब शंघाई, हांगकांग और अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स में बिकवाली होती है तो उसका डर हमारे बाजार तक भी पहुंच ही जाता है। और 2 दिसंबर को ठीक यही हुआ। दूसरा बड़ा झटका आया रुपए की तरफ से। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 92 पैसे के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। और जब भी रुपया इतना कमजोर होता है ना, तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी डगमगा जाता है। और इसी डगमगाते भरोसे का सीधा नतीजा था हमारी तीसरी वजह। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने एक ही दिन में भारतीय बाजार से 1171 करोड़ रुपए खींच लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि विदेशी निवेशक अब ऊंचे लेवल पर रिस्क लेने से कतरा रहे हैं। अब ये देखिए, ये डेटा सच में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जहां FIIs मतलब विदेशी निवेशक 1171 करोड़ रुपए का माल बेचकर निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने DIIs यानी घरेलू निवेशक 2559 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी कर रहे थे। मतलब वो बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साफ है कि घर के लोगों का भरोसा तो था, लेकिन बाहर का दबाव वो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। और अब आते हैं चौथी और शायद उस दिन की सबसे बड़ी वजह पर। एक ऐसा कारण जिसने खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में खलबली मचा दी, और ये था निफ्टी बैंक इंडेक्स के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव। तो हुआ ये कि सेबी के नए नियमों के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में किसी भी एक स्टॉक का वजन यानी वेटेज एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, HDFC बैंक का वेटेज जो पहले लगभग 28% था, उसे घटाकर 19% पर लाना पड़ा। अब इस रीबैलेंसिंग का मतलब ये था कि जो भी फंड्स इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में इन बड़े शेयरों का वजन कम करना ही था। और ऐसा करने का एक ही तरीका था, इन शेयरों को बेचना। बस इसी मजबूरी ने इन बड़े बैंकों पर भारी दबाव डाला। ये तो बात हो गई कि बाजार गिरा क्यों। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल का असर किन खास कंपनियों पर सबसे ज्यादा पड़ा। कौन इस तूफान में डूबा और कौन तैर कर निकल गया। ये स्लाइड ना उस दिन की कहानी को एकदम सही तरीके से बयां करती है। एक तरफ थी सन फार्मा की रिसर्च कंपनी स्पार्क, जिसने अमेरिका में एक बड़ा कानूनी केस जीत लिया और उसका शेयर सीधा 20% रॉकेट बन गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो को 117 करोड़ का टैक्स नोटिस थमा दिया गया और उसका शेयर निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर बन गया। सोचिए, एक ही दिन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। स्पार्क वाली खबर में एक शब्द आया था, प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर यानी PRV। इसे आसान भाषा में समझें तो ये अमेरिकी FDA की तरफ से मिलने वाला एक तरह का इनाम है। ये उन कंपनियों को मिलता है जो किसी दुर्लभ बीमारी की दवा बनाती हैं। ये वाउचर बहुत कीमती होता है क्योंकि इसे या तो अपनी ही किसी दूसरी दवा को जल्दी मंजूरी दिलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी और कंपनी को लाखों करोड़ों डॉलर में बेचा जा सकता है। इसीलिए स्पार्क के लिए ये जीत इतनी। चलिए बाजार की कुछ और दिलचस्प हलचलों पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ जहां एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 7% नीचे खींच लिया, वहीं दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरों ने दूसरे शेयरों को सहारा दिया। जैसे पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर एशियन पेंट्स 3% चढ़ गया और नई कार लॉन्च की उम्मीद ने मारुति को भी ऊपर उठा दिया। और हाँ, एक और मजेदार बात,
निफ्टी बैंक इंडेक्स में शामिल होने की खबर से यस बैंक और यूनियन बैंक को भी काफी फायदा मिला। बाजार के इस उतार चढ़ाव से थोड़ा हटकर देखते हैं, क्योंकि जिस दिन बाजार में ये सब चल रहा था उस दिन बिजनेस और दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा था, और यही खबरें आगे चलकर बाजार का सेंटिमेंट तय करती हैं। देखिए, बाजार अपनी चाल चलता है, लेकिन दुनिया तो रुकती नहीं। एक तरफ रूस राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहा था, जिसमें S-400 मिसाइल और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बड़े सौदे शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ टाटा कम्युनिकेशंस AI की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 227 करोड़ रुपए में एक अमेरिकी कंपनी को खरीद रहा था। मिंडा कॉर्पोरेशन की खबर में कमर्शियल पेपर या CP का जिक्र था। ये बस कंपनियों के लिए बाजार से थोड़े समय के लिए पैसा उधार उठाने का एक तरीका है। ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का भी अंदाजा। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या? निवेशक और एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में बाजार की दिशा को लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। योजित फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार अभी एक ठहराव के दौर में है। मतलब बाजार ऊंचे लेवल पर खुद को मजबूत कर रहा है। हाँ, रुझान थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल कम लग रही है। आगे का रास्ता मुख्य रूप से इन 3 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, रुपया डॉलर के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है। दूसरा, विदेशी निवेशक पैसा निकालना जारी रखते हैं या वापस खरीदारी करने आते हैं। और तीसरा, बाजार बैंकिंग इंडेक्स में हुए इन नए बदलावों को कितनी जल्दी और कैसे पचाता है। आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या 2 दिसंबर का दिन किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी थी, या फिर ये बस अगली लंबी छलांग लगाने से पहले बाजार का थोड़ा सांस लेना था? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, अब सबको पता है कि नजर किन किन चीजों पर रखनी है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।